नमस्कार। कल जब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासा होने के साथ साथ बवाल भी मच गया। खुलासा ये हुआ कि कल पता चला इस रिपोर्ट से कि बिहार में यादव वोटर्स की संख्या से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, या कहिए तो मुस्लिम वोटर्स हैं। अब इस खुलासे के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोग राजनीति में अधिक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग कर रहे हैं। तो इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया किसलिए? सर, पहला सवाल तो यही है कि जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, आरजेडी की खासकर राजनीति को समझते हैं, तो आरजेडी एमवाई समीकरण पर काम करती है, एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, और ये दोनों उनके कोर वोटर हैं। बिल्कुल। और जब ये पता चला कि मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम अगर देखें आरजेडी के अंदर तो वहाँ पे यादव नेताओं की भरमार है, मुस्लिम नेता एकाध है। तो कह सकते हैं क्या कि आरजेडी ने मुस्लिम को अपना वोट बैंक तो माना, लेकिन उनको भागीदारी नहीं दी, उनको मौका ज़्यादा नहीं दिया। अब इसको किसलिए हम ऐसे समझे कि कल जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद से बिहार की राजनीति में ये चर्चा गर्म है कि मुसलमान अब अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, मुसलमान जो है ना अपनी हिस्सेदारी खोजेगा। क्योंकि अभी तक जो बातें थी वो सुनी सुनाई बातें थी, ये बहुत पुराने नंबर थे जो हम कल बात कर रहे थे कि 1931 के नंबर थे। 31 के थे, हाँ। तो अब 100 साल बाद ये ऑथेंटिक डाटा आ गया है सबके सामने में, पूरे देश के सामने में, बिहार के सामने में, कि मुसलमान बिहार में 18% के आसपास है। अब बात समझिए, 14% यादव है और 18% मुसलमान। और बिहार की राजनीति में रूल कौन कर रहा है? अभी तक रूल कर रहा है यादव, आरजेडी। समझ रहे? ठीक है। और आरजेडी को माना जाता है कि मुसलमान और यादव की पार्टी है। तो अब जो चर्चा हो रही है तो चर्चा ये हो रही है कि क्या आरजेडी में मुसलमानों को वो हिस्सेदारी आरजेडी की तरफ से या सरकार की तरफ से मिलेगी, दी जाएगी। अब चर्चा इस बात की हो रही है। अब जहाँ तक आपने पूछा कि हाशिए पर है, तो आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिहार में किसी बड़े मुस्लिम नेता का नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब बिहार में इस वक्त जो 20 साल 25 साल पहले मुसलमानों को नेता हुआ करते थे, वो नेता चले गए हाशिए पर, वो नेता रहे नहीं। तो आज की तारीख में कोई डोमिनेंट जो बिहार के मुसलमानों पर पकड़ रखने वाला नेता है, वो नेता अब बिहार में है नहीं। आरजेडी में एक सबसे बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, लेकिन सिद्दीकी साहब भी हाशिए पर है। सिद्दीकी साहब भी आज की तारीख में आप उनको मेन स्ट्रीम का नेता नहीं मान सकते। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो बिहार में अब जहाँ तक भागीदारी की बात है, आपने पूछा कि भागीदारी की मांग उठेगी, तो ऐसा नहीं कि भागीदारी नहीं है, भागीदारी अभी भी है। अभी अगर देखेंगे तो 2020 में बिहार में जब चुनाव हुआ तब महागठबंधन से और एनडीए से कोई मुसलमान नहीं जीता, जेडीयू से कोई मुसलमान नहीं जीता और बीजेपी से कोई मुसलमान नहीं जीता, लेकिन महागठबंधन से और ओवैसी की पार्टी से मिला के बिहार में 19 विधायक जीते थे मुसलमानों के। बाद में क्या हुआ कि ओवैसी की पार्टी टूट गई। उसमें से 5 में से 4 एमएलए चले गए उस तरफ, एक बच गया ओवैसी के पास, बाकी सब चले गए आरजेडी में। अब जब सरकार बनी है पिछले साल, तो 5 विधायक जो है मुसलमानों के मंत्री बनाए गए, 5। तो कमोबेश आप इसको देखिएगा तो हर 4 मुसलमान विधायक में से एक विधायक मंत्री तो है। अच्छा। 4 मुसलमान, हर 4 पर एक मंत्री तो है वहां पर, है ना? लेकिन अब बात मंत्री तक नहीं है। अभी नंबर आने के बाद, ये जो 18% का नंबर आने के बाद बात हो रही है क्या कोई मुसलमान डिप्टी सीएम भी बनेगा, क्या कल को कोई मुसलमान आरजेडी जेडीयू से सीएम भी बनेगा। अब बात इस तरह की हो रही है। अब मुसलमानों की राजनीति जो है ना, अब मंत्री तक सीमित नहीं है, अब मुसलमानों की बात सीएम और डिप्टी सीएम तक जा पहुंची है। अच्छा। चर्चा इस बात की हो रही है। तो क्या आरजेडी में हिस्सेदारी मिलेगी, क्या जेडीयू में मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी, क्या कोई नया मुसलमान लीडरशिप आगे आएगा? बात समझिए। तो अब चर्चा उस बात की है, इसीलिए मुसलमान पॉलिटिक्स बड़ा गर्म है, और गर्म आज के हिसाब से नहीं है, अभी लंबे समय तक गर्म रहेगा। और इस बात को समझिए, जो बिहार में एक इलाका है जिसको हम सीमांचल के आप जानते हैं, सीमांचल के नाम से जानते हैं, वहाँ मुसलमान पूरा डोमिनेंट है। वहाँ मुसलमान डोमिनेंट है। किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, ये जो इलाका है सीमांचल का, वहाँ मुसलमान बड़ी बड़ी संख्या में है। वहाँ मुसलमान ही चुनाव जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। समझ रहे हैं? तो वहाँ अभी बिहार में जो 40 एमपी हैं उसमें से एक एमपी मुसलमान है जो कांग्रेस का है। बाकी 39 जो है वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो पार्लियामेंट में भी बात होगी, अब जब टिकट बटेगा लोकसभा का महागठबंधन से, तो उसमें भी बात होगी।
कि भाई मुसलमानों को कहाँ कहाँ दे रहे हो, जेडीयू से, कांग्रेस से, आरजेडी से कहाँ कहाँ दे रहे हो, तो ये मुसलमान नेतृत्व इसकी मांग करेगा। ओके। और 2020 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अगर देखेंगे तो ओवैसी को इसी सीमांचल इलाके में जहां मुसलमान डोमिनेंट है उसी इलाके में ओवैसी की पार्टी को 5 विधायक मिले थे। बड़ी कामयाबी थी। हालांकि 4 चले गए बाद में आरजेडी में, लेकिन 5 विधायक जीते थे, है ना। तो अब जो मुसलमान राजनीति की बात हो रही है, उस मुसलमान राजनीति को आप ऐसे समझिए कि अब चूंकि आरजेडी में, जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में तो कोई मुसलमान एमएलए है ही नहीं। बताइए। जो एक जमा खान जेडीयू कोटे से मंत्री हैं अभी, वो बीएसपी से जीते थे, वो बीएसपी के एमएलए थे, बाद में उनको मर्ज कराया गया जेडीयू में। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो जेडीयू के पास अपना कोई मुस्लिम फेस नहीं है, अपना फेस। आरजेडी के पास भी कोई बहुत बड़ा मुस्लिम फेस नहीं है। तो इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ओवैसी के लिए बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा पिच तैयार हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। क्या ओवैसी बिहार के मुसलमानों का नेता बनेंगे? क्या आने वाले दिनों में आरजेडी को दिक्कत होगी? क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति को मुसलमान, पासवान और सवर्णों के समीकरण के साथ आगे ले जाएंगे? ये सब तरह की चर्चा बिहार में होने लगी। हाँ। मनोज जी, क्या हम ये भी समझे क्या कि जब ये आंकड़े आ गए, जब मुस्लिम समुदाय को ये बात आखिर पता चल गई कि भाई हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई सच में उनके साथ गलत हुआ है, आरजेडी ने गलत किया है, वोट बैंक तो बनाया लेकिन उतनी संख्या में सीट नहीं दी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुसलमान जो हैं बिहार के अब वो ओवैसी की तरफ देखने लग गए, या फिर देखने लग जाएं कि हाँ अब ओवैसी की तरफ चलते हैं, आरजेडी ने तो हमें अब कुछ तक किया की नहीं। बात करें किस लिए, तो अब तक बिहार में सिर्फ एक मुसलमान सीएम हुआ है। अब तक जितने भी बिहार में सीएम हुए, एक मुसलमान अब्दुल गफूर साहब 2 साल के लिए कांग्रेस के सीएम हुए थे। ठीक है। ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा भी सामने नहीं है जिसको कभी डिप्टी सीएम बिहार में बनाया गया हो। तो मुसलमान तो हिस्सेदारी मांगेगा। अभी तक मैंने जैसे पहले भी कहा कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं थी, अब चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई है कि 18% मुसलमान है। तो टिकट से लेके, मंत्रिमंडल से लेके, बाकी योजनाओं में भी मुसलमानों की तरफ से मांग होगी। और कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, इस तरह की पॉलिसियां बनानी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, 24 घंटे का वक्त हो चुका है, उससे ज़्यादा का हो चुका है, तो 24 घंटे बाद इसका असर आप राष्ट्रीय फलक की राजनीति पर आप कैसे देखते हैं? क्या असर हो रहा है देश की राजनीति में? देश की राजनीति में किस लिए इसका असर इस तरीके से देखिए कि प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में थे, बस्तर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने रैली की। तो उस रैली में प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र किया, जातीय जनगणना का, और ये कहते हुए अटैक किया विपक्ष पर, कांग्रेस पर अटैक किया कि भाई कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहा है। अच्छा। अब बात देखिए, एक तरफ जातीय जनगणना करा के पिछड़ों को, ओबीसी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को कहाँ ले गए? प्रधानमंत्री ले गए हिंदू की तरफ। हाँ। एक तरफ जाति और एक तरफ धर्म। प्रधानमंत्री जाति से ऊपर ले गए, धर्म की तरफ बात को लेकर कि देखो भाई मामला हिंदू मुसलमान का है, बाकी हिंदू का है। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने इसको पकड़ लिया है और आने वाले चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे और लगातार बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे इसको समझिए। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर हम चुनावी पैटर्न देखें, अगर हम पिछले चुनावी पैटर्न की बात करें तो 2009 के चुनाव में जब यूपीए 2 की को सत्ता मिली थी, उस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज था, उस वक्त जो सीएसडीएस का आंकड़ा जो चुनाव के बाद करके लाया कि भाई क्या रहा, तो उस वक्त जो ओबीसी का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को 22% था, कांग्रेस को 24% था। समझ रहे हैं? ओबीसी 2009 में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 24%, अब बाकी अदर्स को 54%, 54%। लेकिन 14 और 19 में आंकड़ा पलट गया। 14 में क्या हो गया कि बीजेपी को 34%, 19 में बीजेपी को 44%, जबकि कांग्रेस घट के 15-15 पे रह गई। ठीक है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी घट के 54 से 51 और फिर 51 से 41 रह गई। तो कहाँ गया? ये धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर पोलराइज हुआ और फिर ओबीसी को इसका ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुड़ गया। तो अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 24 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, बीजेपी चाहती है कि इसको जो है ना हिंदू के नाम पर पोलराइज किया जाए, आधारित ना हो, जाति आधारित। क्योंकि जाति आधारित चुनाव होगा तो फिर इसमें जो है ना जो रूलिंग पार्टी है उसको नुकसान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री अब बीजेपी इसको जो है इस तरीके से धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ की रैली में इसकी झलक हमको दिख गई। ठीक है। जैसा कि हमने बात की कि 24 घंटे हो चुके हैं,
आप देखिए व्हाट्सएप खोलिए तो कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। उसमें एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं मनोज जी? देखिए, और कितना विश्वास करें हम इन आंकड़ों पर? किसले कल से जब से आंकड़े आए हैं तब से सोशल मीडिया पर जो है ना ये चीज़ें ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमसे तो कोई जानकारी, बिहार के अंदर मैं रह रहा हूँ, बिहार में हूँ, हमसे कोई जानकारी ली ही नहीं गई। मतलब हमसे, हमारे पास जो सर्वे लेने वाले लोग थे, जो सर्वे करने वाले लोग थे, वो पहुँचे ही नहीं। अब इसको पॉलिटिकल लोग भी इसको इशू बना रहे हैं, नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो लोग हैं इसको उठा रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहुंची ही नहीं। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि जो डाटा है ये डाटा हो सकता है मैनिपुलेटेड हो अपने फायदे के लिए, ऐसा आरोप है ना। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन लोग सामने आए हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, अब ये सरकार बता सकती है, जो एजेंसियों ने सर्वे किया है सरकार के लोग बता सकते हैं। तो आज की बातचीत का आखिरी सवाल भी सर से पूछ लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि बिहार में जब ये जातीय जनगणना के जो आंकड़े आ गए हैं, पता चल गया कि सवर्णों की संख्या कम है और जो पहले सवर्णों की संख्या जो थी उससे भी कम हुई है, जनसंख्या बढ़ी है लेकिन सवर्णों की संख्या में कमी आई है, तो क्या आप कहें कि सवर्णों की जो राजनीति बिहार में होती रही है, क्या वो जो राजनीति है वो हाशिए पर चली जाएगी? अब इसको इस तरीके से देखना चाहिए जैसे कि किसले की अब मांग हो रही है मुसलमानों को संख्या आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की, डिप्टी सीएम बनाने की। अभी तक पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं और अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो सुशील मोदी हो, रेणु देवी हो, ये पिछड़ी जाति के नेता थे लेकिन डोमिनेंट लोग थे, ये पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग थे। अब क्या है कि जो फॉरवर्ड क्लास के, जो सवर्ण क्लास के जो लीडरशिप है बिहार के अंदर में, अभी आनंद मोहन का एपिसोड आपने देखा पिछले दिनों, आनंद मोहन और मनोज झा का विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद हुआ। इसको लोगों ने इस तरीके से मोल्ड किया कि भाई आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा, आने वाले चुनाव में जो दो जातियां लड़ रही है इसका नुकसान बीजेपी को होगा, इसका नुकसान आरजेडी को होगा। लोगों ने अपने अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया इसको। तो एक आनंद मोहन की राजनीति वो भी सवर्ण राजनीति थी, मनोज झा की राजनीति वो भी सवर्ण राजनीति थी, ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाने, जेडीयू का अध्यक्ष बनाने, ये भी सवर्ण राजनीति थी। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, उनको भी अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया ताकि हमको जो पुराना वोट बैंक है सवर्णों का उसको हम अपनी तरफ से लेके आए। तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े आने के बाद चूंकि सवर्णों की संख्या घटी है, लेकिन एक बात इसलिए यहाँ समझना पड़ेगा, सवर्णों की संख्या भले घटी है कागजों में, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में सवर्णों का दखल उस तरीके से कम नहीं होगा जिस तरीके से जनसंख्या घटी है, जिस तरीके से नंबर घट के आए। क्योंकि डोमिनेंट क्लास जो है अभी भी ये क्लास है और ये डोमिनेंट करेगा। डोमिनेंट कैसे करेगा? डोमिनेट करेगा पावर की बदौलत, डोमिनेट करेगा ब्रेन की बदौलत, डोमिनेट करेगा पैसे की बदौलत। इन चीज़ों की बदौलत एक क्लास डोमिनेट करेगा। लेकिन मास क्लास क्या है? मास क्लास वही है कि अब जो है संख्या किसकी ज़्यादा है? यादवों की संख्या ज़्यादा है। संख्या किसकी ज़्यादा है? मुसलमानों की ज़्यादा है। संख्या किसकी ज़्यादा है? पासवानों की ज़्यादा है। तो ये जो क्लास है ये अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, और जब हिस्सेदारी मांगेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो लोग रूल करेंगे उनको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अच्छा, इस एक और मैं आखिरी सवाल आपसे एक और सवाल का उत्तर चाहूँगा। ये जो जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो इस रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश सहनी के लिए क्या कुछ है? मल्लाहों की संख्या तो काफ़ी कम है। तो देखिए मुकेश सहनी अपने आप को सिर्फ मल्लाहों के नेता के तौर पर नहीं मान के चल रहे थे। मुकेश सहनी अपने आप को पेश कर रहे थे मल्लाह समूह के नेता के तौर पर। उनका दावा था कि उनके जो मल्लाह समूह है उनकी आबादी 12-13-14% के आसपास है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्गीकरण किया गया है, जो रिपोर्ट आई है, एक एक जाति का डाटा अलग किया गया है। इसमें मल्लाह को 2-2.5% के आसपास रखा गया है सिंगल, ठीक है। लेकिन मुकेश सहनी जो राजनीति करते आए हैं, जिस राजनीति की बात करते हैं, वो बात करते हैं 14-15% मल्लाह समूह की। केवट, बिंद,
और अभी छोटी छोटी जातियां हैं, वो पूरे समूह की बात करते हैं। तो अभी तक उन्होंने उस राजनीति को छोड़ा नहीं है। हाँ, बशर्ते वो जिस मल्लाह जाति से आते हैं उसकी आबादी आंकड़ों में कम दिखाई गई है, लेकिन मुकेश सहनी पूरे वर्ग की राजनीति के समूह की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन खुद को तो मानते ही हैं कि हम मल्लाह समूह के बड़े नेता हैं। तो चलिए आज की बातचीत का समापन करते हैं। जाति जनगणना के आंकड़े आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, इसका असर क्या होगा ये सब कुछ हमने समझा और सबका जवाब मनोज सर ने बखूबी दिया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, इसके बारे में कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर।